वो मीटिंग बिना वार्निंग दिए ऑफ हो गई। कई बार ऐसा होता है, वो बताता नहीं है और ऑफ हो जाती है। तो देखिए, डिप्लीशन रीजन के बारे में बात कर रहे थे। जो आपका पी टाइप है उसमें इस तरह का एक रीजन क्रिएट हो जाएगा ट्रांसफरिंग की वजह से। ऐसे ही जो आपका एन टाइप है उसमें भी एक इस तरह का रीजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप इनको देखोगे तो ये जो पूरा रीजन क्रिएट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसी को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और ये टाइम टू टाइम आपका इंक्रीज करता चला जाता है। द रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, यानी कि दोनों साइड पी और एन दोनों become depleted free from the mobile charge carrier is called depletion region। तो ये जो है, ये रीजन जो क्रिएट हुआ है उसके अलावा जो बचेगा, ये कम होता है। इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। मैं इसको गलत बता रहा हूँ, ये तो आपका ट्रांसफर रीजन होता है, ये आपका डिप्लीशन रीजन हो जाएगा। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, मेनली तो मेरे ख्याल से इसको ही बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। उल्टा लिखा हुआ है। द रीजन ऑन अदर साइड ऑफ द जंक्शन विच बिकम डिप्लीटेड फ्री फ्लो। हाँ देखो, ये जो है ना, ये डिप्लीट जो हो रहा है, डिप्लीटेड, ये और ये मिलाकर होगा डिप्लीशन रीजन। अब फ्री फ्रॉम द मोबाइल चार्ज करियर इसको, हाँ मोबाइल चार्ज करियर आपके यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर आपका चार्ज हो जाएगा क्रिएट। तो यहाँ पर आपके ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ रुक जाएगा फिर वो। तो इसी को बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। तो इसकी जो विड्थ है एक ऑर्डर के अंदर, वो 10⁻⁻⁶ मीटर के अराउंड होती है। डिप्लीशन रीजन लिखने को तो नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कि जब आप पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं, तो जो आपके डायोड्स हैं, या कह लीजिए जो आपके इंडिविजुअल सेमीकंडक्टर्स हैं, एक्सट्रेट सेमीकंडक्टर, उनका जो रीजन है ना, वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफरिंग ऑफ होल्स एंड ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ता चला जाता है। और वो बढ़ते 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 एक टाइम पे जाकर रुक जाता है। तो उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ होती है, जो वो कितना होता है, 10⁻⁻⁶। ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर समझते हैं क्या होता है। पोटेंशियल बैरियर एक्चुअल में जो ये आपका इंक्रीज करते 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 एक टाइम पे जाकर आपकी लिमिट अचीव कर लेगा ना, उसी को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। देखिए, द पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। तो एक टाइम पे जाकर के यहाँ पर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है कि जो वी निकालते हैं वो होता है आपका T/L। तो ये जो रीजन है इसकी लेंथ को आप डी से मान लीजिए, वो डिप्लीशन रीजन। तो इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी हुई E/I/D, यही आपका पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा। ठीक है। जो पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर इज डिपेंड अपॉन द डोप एंड कंसेंट्रेशन। मेनली जो आपने डोप एंड लिए हैं, डोप एंड का मतलब आपका एल्यूमिनियम, और दूसरा वाला क्या था, फॉस्फोरस। इनकी जो कंसेंट्रेशन आपने ऐड कर रखी, मेनली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने होल्स हैं, इस रीजन का या इस बैरियर का, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इन द सेमीकंडक्टर। एंड सेकंड थिंग इज टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो जो आपने टेम्परेचर ले रखा है जंक्शन का, वो टेम्परेचर, तो देखो सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ा रोल टेम्परेचर का ही होता है, क्योंकि आपके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं जाएंगे। आपको टेम्परेचर को 0 केल्विन से ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांसफर होगा। और एक होता है, आपको पता है, एक कंडीशन होती है, ज्यादातर जो आपके मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, आप देखिएगा 0 केल्विन पर ये बिल्कुल रिजिड होते हैं। मतलब अगर आप सॉलिड को भी देखोगे ना, सॉलिड में ऑब्जर्व करने पर आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर आप इस चीज को 0 केल्विन के अलावा देखोगे ना, तब होगा। 0 केल्विन पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आर इन रिजिड फॉर्म, वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है। तो एक बार आप डायोड देख लीजिए, डायोड में हमने क्या क्या पढ़ा। डायोड लिखने को आता है कई बार, डायोड के बारे में लिखो या डायोड का डायग्राम बनाओ। पीएन जंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम इसमें।
एक बार रीड कर लीजिए मेरी, अगर माने बात तो आप इसको रीड कर लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें कोई भी अगर पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए। देखा वो देखा, आगे चलें फिर। पढ़ रही हैं यहाँ पर? ठीक है। जी। इसको पढ़ लिया। अच्छा पढ़ लीजिए पढ़ पढ़ लीजिए। लिया। ठीक है। अपनी डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए और पोटेंशियल बैरियर पढ़ लीजिए। हेलो। हाँ तमन्ना। क्या? आऊंगा सर का तुमने। जी सर, पढ़ लिया। देखिए, एक ना सिंबल होता है, जब आप पी और एन जंक्शन को जोड़ते हैं ना, तो डायोड का सिंबल होता है ये। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ डायोड। अब ये सिंबल इतना इंपॉर्टेंट है तो समझते हैं पीछे। मेरी आवाज, जब ऐसा नहीं दूर बैठा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ी दूर से आ रही नो सर। है। ओके। ठीक है। आपने क्या करना है, एक आपके पास ऐसे करके एरो बनाना है और एक ये लाइन बनानी है। ये बेसिकली क्या करता है, आपने उसका नाम लिखा है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन। तो ये जो पी एन जंक्शन होता है, इस पी एन जंक्शन में ये पी होता है और ये एन होता है। मतलब ऐसे तो उसको डिस्टिंग्विश करना सही नहीं है, लेकिन ये पूरा मिला के बनता है डायोड। पी एन जंक्शन को मिलाकर ही हम बोलते हैं डायोड। ठीक है। तो ये जो डायोड है, इसको हम एक बैटरी के साथ अगर जोड़ दें, ठीक है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है इसको जोड़ने का? दूसरा तरीका है इसको जोड़ने का कि आपने ऐसे करके एक डायोड लिया और नीचे लाके यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव कर दिया। ठीक है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव।
ये दो तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब इसको ना हम, जो डायोड है, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है इस तरीके से। तो ये आपका पी और ये एन, तो इसको बोलते हैं, जब किसी भी डायोड को आप पोटेंशियल के साथ रखोगे तो उसको बोला जाएगा बाई एसिंग। ठीक है, इसको बोला जाएगा बाइसिंग। ये जो बाइसिंग की है आपने, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ और निगेटिव टर्मिनल को एन के साथ जोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आप निगेटिव को पी के साथ और पॉजिटिव को एन के साथ जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है आपका बैकवर्ड बाइसिंग। ये बात समझ आई? जी सर। देखो, सबसे सिंपल लैंग्वेज तो यही है। अब इसकी बेसिस पर हम इसको और डीपली पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है और आपका बैकवर्ड बाइस क्या होता है। सबसे पहले बाइसिंग समझते हैं। बाइसिंग का मतलब क्या होता है? बाइसिंग इज द प्रोसेस अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस टू द सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर आपका क्या था? डायोड। मैंने भी आपको यही बताया कि अगर आप इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव दो या पॉजिटिव नेगेटिव दो, पोटेंशियल डिफरेंस देना ही उसको क्या कहलाएगा? बाइसिंग। बाइसिंग इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन। तो ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या करता है? ईएमएफ ही तो देता है। आपने पढ़ा होगा इसको, कि जो एसी के अंदर हम जो पोटेंशियल देते हैं, ये, तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रहा है इनको। ठीक है। अब बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइस और आपकी बैकवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस मैंने आपको बताया ना, आप यही समझो कि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बाइस। और अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को एन से और आप नेगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ते हैं, तो ये आपकी रिवर्स बाइस हो जाएगी। यही चीज आगे लिखी हुई है नोट्स के अंदर। फॉरवर्ड बाइस, a PN junction of diode is said to be forward bias when positive terminal of the battery is connected to P type and negative terminal of the battery is connected to N type semiconductor। ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, सही है समझ में? ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है, ऐसे करके, ये वाला। आपको पता है पीएन जंक्शन है यहाँ, इधर पी और ये एन। तो इसमें इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और निगेटिव से। ठीक है, ये प्लस और ये निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। जब यहाँ चार्ज कम हो जाएगा, तो जो आपकी डिप्लीशन रीजन है ना, इसके अंदर ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जो आपकी विड्थ थी डिप्लीशन लेयर की, वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। जब चार्ज कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग आ रही थी ट्रांसफरिंग की वजह से, वो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी। तो आपकी डिप्लीशन लेयर क्या कर जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है। पीएन जंक्शन ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस। अब जब ये डिप्लीशन रीजन जो है ना कम हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। एन आइडियल डायोड है जीरो रेजिस्टेंस। अगर आप एक आइडियल डायोड बना रहे हो, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। और इसको बनाने का रीजन ही यही होता है कि नॉर्मली हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहे सिर्फ, कोई भी इलेक्ट्रॉन बीच में पोटेंशियल क्रिएट ना करे। लेकिन वो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और उसकी लेयर बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो हमें रेजिस्टेंस क्या करेगा? हमारे करंट की फ्लो को अल्टीमेटली रोकेगा ही।
तो हम क्या चाहते हैं कि आइडियल डायोड बनाना चाहते हैं जिसमें जो डिप्लीशन लेयर है वो हो ही ना। डिप्लीशन लेयर विल बी इक्वल टू जीरो, ये हो ही ना। ठीक है। तो पीएन जंक्शन में क्या करेंगे आप, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दो। इसमें आपकी जो डिप्लीशन लेयर है इट इज रेगुलरली डिक्रीजिंग इन नेचर। ठीक है, समझ आया? फिर रेजिस्टेंस कैसे कम होता है, मतलब उसमें कैसे कम होगा? कैसे कम होगा? देखिए, ये करंट फ्लो इधर से इधर की तरफ करना चाहेगा। ये है मेरे पास पीएन जंक्शन, इसके बीच में ये है डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर से इधर जाएगी। ठीक है। और ये करंट जो है मेरा इधर से इधर जा रहा है। तो जब ये ज्यादा होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अब यहाँ जो मैंने पोटेंशियल दिया वो पोटेंशियल इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। लेकिन इसके एक अपोजिट पोटेंशियल लग रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। अब आपको पता है कि पोटेंशियल आपका ई अपॉन एल है। अगर ये लेयर आपकी ऐसे में देखो, यहाँ पर जो ये पोटेंशियल नेगेटिव था, लेंथ जैसे आप इसकी कम करोगे तो ये और कम हो जाएगी। ये बताइए, E इज इक्वल टू बी अपॉन एल होता है आई थिंक। जी जी। अच्छा, तो ये फॉर्मूला गलत है, पीछे भी करेक्ट कर लेना है उसको। अब इस एल को ले जाओ इधर, तो V जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ई एल। तो पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब जब इसका डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, यानी कि लेंथ पहले इतनी थी, लेंथ कम हो गई, डिप्लीशन रीजन कम हो गया। जब लेंथ डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल कम हो जाएगा, मान लो यहाँ पे -2 का पोटेंशियल लग रहा था, अब कम हो गया -1 हो गया। और यहाँ जो पोटेंशियल था वो 10 का था, 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट में से अगर 2 वोल्ट माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ 8 वोल्ट पोटेंशियल दिखेगा। अब अगर आपने यहाँ पर इसकी पोटेंशियल को कम करके बाय 1 कर दिया, यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि 10 ही रहेगा। अब 10 में से 1 माइनस करोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, 9 वोल्ट का। ठीक है। लेंथ कम हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डिप्लीशन रीजन की वजह से आता है, अपोजिट जो लग रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल इसकी वजह से क्रिएट हो रहा था वो पोटेंशियल इंक्रीज करके 10 हो गया। और अगर ये बिल्कुल नहीं होगी लेंथ, तो वोल्टेज भी कितना होगा इसका, 0। तो आपका ये बैरियर ही नहीं लगाएगा आपके पोटेंशियल के अंदर। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, V इज इक्वल्स टू होता है आई आर। ठीक है। अगर करंट में कांस्टेंट रखूं तो जैसे जैसे पोटेंशियल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल कम होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर थी वो क्या कर रही थी, एक तरह का बैरियर का काम कर रही थी पोटेंशियल को रोकने का, इसीलिए इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो आपका जो पोटेंशियल इसकी वजह से था वो क्या कर रहा था, इंक्रीज करने की जगह कम होता चला जा रहा था। आपने यहाँ पोटेंशियल दिया जिससे आपकी लेयर छोटी हो गई। लेयर छोटी हो गई तो पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा यहाँ। जब पोटेंशियल लॉस नहीं होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम ऑफर होगा उसकी वजह से। ठीक है। जी सर। समझ में है? सिर्फ ऐसे ही बोल रही हैं जी सर? नहीं नहीं आगे सर। तो देखो, ये जो डिप्लीशन रीजन है continuously it goes to decrease, and due to this decrement you will get the higher potential। देखो, V induced और V applied जंक्शन। अब ये V applied आपका कौन सा है, जो बैटरी अप्लाई कर रही है, और ये इसके अंदर जो इंड्यूस हो रहा है, आपका नेट पोटेंशियल ऐसा निकलता है कि आप इन दोनों को जोड़ोगे तब निकलेगा। ठीक है। तो अप्लाइड आपका उतना ही है, इंड्यूस हो रहा है आपका -2 वोल्ट।
-2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको जोड़ रहे हो। और पोटेंशियल में आपको पता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हो तो आप उसको कैसे लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इधर से इधर की तरफ जाएगा, वो नेगेटिव में क्रिएट होगा। ठीक है। जी सर। अब ये पूरी कहानी ना आप पलट दो रिवर्स बाइस के लिए। तो रिवर्स बाइस में देखो, मैं डायोड को ना बदल के मैं बैटरी को पलट रहा हूँ। आप डायोड को भी बदल सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। होगा यही। देखो ये जो है आपका एन टाइप है, ये आपका पी टाइप है, ये आपका पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो अगर आप पॉजिटिव को एन से और नेगेटिव को पी से, चाहे आप बैटरी पलटो, चाहे आप इसको पलटो, बात तो एक ही है। इसको उल्टे में ना लगाकर मैं सीधे ही लगाता हूँ। ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको रिवर्स कर दिया, इसलिए इसको रिवर्स बाइस बोलेंगे। अब देखो, द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बाइस व्हेन positive terminal of the battery is connected to the n type and negative terminal of the battery is connected to the p type। जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, एन से, और जो नेगेटिव है वो पी से कनेक्ट हो रहा है। तो विड्थ जो है इस केस में इंक्रीज कर जाएगी। कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें जो ये रीजन है आपका, ये क्या करेगा, आपका ट्रांसफरिंग होगी। ऐसे पहले तो ये जो विड्थ है इसकी, ये इंक्रीज करना शुरू कर देगी। देखो, नेगेटिव आपके होल्स पर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर आ रहा है, और पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन्स पे यानी कि नेगेटिव चार्ज पर आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू को डिक्रीज, ये इसको और डिक्रीज करेगा। तो आपका जो ये यहाँ पर रीजन है ना, ये आपको बढ़ता हुआ नजर है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उल्टा, पूरे वाले के कंपैरिजन में सारा वर्क उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी डिप्लीशन रीजन की लेयर है ना, वो इंक्रीज कर जाएगी। जब ये इंक्रीज कर जाएगी तो ये पोटेंशियल ज्यादा देगी, और इसके पोटेंशियल की वजह से जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ना, वो आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये मोर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। देखिए सेकंड पॉइंट है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन केस ऑफ रिवर्स बाइस इज इंक्रीजेस, पीएन जंक्शन ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो रिवर्स बाइस के केस में ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। एन आइडियल डायोड हैजिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अगर रिवर्स बाइस की बात करें, रिवर्स बाइस के केस में जो आइडियल डायोड है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब जितना आपका ये पूरा का पूरा, अगर आपका डिप्लीशन रीजन हो जाए डायोड, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। ठीक है। तो रिवर्स बाइस में जो रेजिस्टेंस आप लगाओगे वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के अराउंड होगा। और इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस जो रेजिस्टेंस आप ऑफर करोगे वो कितना होना चाहिए, आइडियली वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। जी सर। तो आप इन दोनों को एक साथ रख के सोच सकते हैं। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है। अब एक बार एक पॉइंट ऊपर का पढ़िए, एक पॉइंट नीचे का पढ़िए, एक पॉइंट ऊपर का पढ़िए, एक पॉइंट नीचे का। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करिए। हम्म, ठीक है। सर पढ़ लिया।
कुछ समझ आ रहा है नहीं, या सिर्फ हम आगे भाग रहे हैं? अरे समझ। जी। अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड की ही बात कर रहे हैं इतनी देर से। बस उसको यहाँ पर ना उन्होंने एक तो ये बताया है कि इसका सिंबल ये होता है। दूसरी बात, a semiconductor diode is basically a PN junction with metallic contact provided at the end of the application of an external voltage। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर आपको एक मेटालिक सपोर्ट देनी पड़ेगी डायोड को। ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ देते हो, और वोल्टेज आपके ऊपर है कि आप फॉरवर्ड कंडीशन में दे रहे हैं या रिवर्स कंडीशन में। वैसे मैंने जो यहाँ लगाया है ना, ये एसी वोल्टेज होता है। एसी वोल्टेज हम देते नहीं, बैटरी ही लगाना है यहाँ पर। ठीक है ना। जी सर। और दूसरी चीज, एरो जो है ये वाला, ये बताता है कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरह से इधर की तरफ है। तो द डायरेक्शन ऑफ एरो इज इंडिकेट द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बाइस। अगर फॉरवर्ड बाइस की आप बात करोगे तो ये डायरेक्शन करंट की बताता है। और अगर ये एरो रिवर्स बाइस में लगाओगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होगी। और ये आपने ऊपर देखा भी था, आपने इस तरीके से बनाया था दिस। तो ये तो आपका करंट ऐसे जा रहा है, और ये एरो जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है, आपके फॉरवर्ड बाइस को। और यही एरो इन केस ऑफ रिवर्स बाइस बताएगा कि जो करंट की डायरेक्शन है ना, वो अल्टर है, उल्टी है। करंट ऐसे जाएगा और आपका एरो फिर इधर है। तो उसने यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया है कि व्हेन डायोड अंडर फॉरवर्ड बाइस, तब जो एरो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन बताएगा करंट की। अब देखिए, ये अगला टॉपिक जो है ना हमारा, ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक में। क्योंकि ये कई बार ग्राफ बनाने को आता है आपका करंट और वोल्टेज के बीच का। तो इसको वीआई करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। और जहां भी आज के बाद आप करेक्टरिस्टिक लिखा देखो ना, तो करेक्टरिस्टिक जो बेसिकली स्टैंड करती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए करती है। कई बार हमसे आपके वाइवा वगैरह में ना सवाल पूछते हैं कि करेक्टरिस्टिक बनाओ डायोड इसकी, वी वीआई यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड। तो वो वीआई करेक्टरिस्टिक बनानी होती है, उसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके का होता है। जब फॉरवर्ड बाइस में ऐसा जाता है, रिवर्स बाइस में थोड़ा ऐसे आके फिर ऐसे जाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक बनानी होती है, ये आपका वी और ये करंट। तो करंट ये पोटेंशियल क्यों मिल रहा है, क्या रीजन है इसका, ये यहाँ से तो उठा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ क्यों है। ठीक है। यहाँ एक कंडीशन होती है, तो हम इन सब चीजों को एक करके समझेंगे। ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तो उसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले, आई वी करेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड का क्या मतलब होता है? द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन पर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, और किस तरीके से उस वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो होता है थ्रू द पीएन जंक्शन, उसी को हम बोलते हैं वीआई करेक्टरिस्टिक। यानी कि आप ऐसे अप्लाई करो, यानी कि फॉरवर्ड कंडीशन में, तो कैसी करेक्टरिस्टिक बनेगी। या फिर आप इसको बैकवर्ड कंडीशन में अप्लाई करो, तो कैसी कंडीशन बनेगी। ठीक है। प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, किस तरीके से ये बनी, हम इसको समझ रहे हैं। देखो, यहाँ समझो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक। एक फॉरवर्ड बाइस के लिए बनाएंगे, और एक बनाएंगे आप बैकवर्ड बाइस के लिए। तो फॉरवर्ड बाइस के लिए देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सबका सब ना हमारा सिमिलर रहेगा जो हमने पीछे बनाया। ये आपका डायोड, ये पोटेंशियल दिया आपने प्लस और माइनस। तो यहाँ तक तो आपका ही फॉरवर्ड बाइस को कंसीडर कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, यहाँ करंट निकाल रहे हो कि इसकी वजह से जो चेंज हुआ वोल्टेज और करंट में, वो कैसे निकालेंगे। और ये जो बैटरी आपने लगा रखी है, यहाँ पर एक वोल्टेज अलग, यहाँ एक वोल्टेज अलग। ठीक है। ये पूरा डायग्राम बनाना है ऐसे करके आप। इसमें क्या करा है आपने, ये जो हिस्सा लिया ना मैं रेड के अंदर जो करा है, ये आपका किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग को कर रहा है। और बाकी जो ये सिस्टम इसके साथ लगा रखा है ना आपने, ये एक रेजिस्टेंस है,
ये रियोस्टेट है जिसका रेजिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपका अमीटर है जिसको मिली एम्पेयर तक करंट को मेजर कर सकते हैं। और ये एक और बैटरी लगी हुई है आपके पास, ठीक है ना। तो पढ़िए, फॉरवर्ड बाइस करेक्टरिस्टिक कैसे बनाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना आपका करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। द सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग फॉरवर्ड बाइस करेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर, ऐसे करके बना लेना और इसी को आप रिवर्स कर देना, तो आपका वो हो जाएगा रिवर्स बाइस के लिए। देखो, यहाँ समझने से पहले आप पहले ग्राफ देख लो, ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों मिलाकर आपका एक कंप्लीट बनाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड वाइज के लिए। देखो, आपने यहाँ पर क्या किया, फॉरवर्ड वोल्टेज है, यहाँ पर फॉरवर्ड करंट है। करंट किस कंडीशन में है, मिली एम्पियर में। वोल्टेज है आपका, वोल्टेज भी देखो ज्यादा नहीं है, 0.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। हाँ सुनील। हाँ भाई। हेलो, हाँ सुनील। आ रहा हूँ अभी, 5-7 मिनट में आ रहा है। ठीक है। वो पूजा कर रहा होगा। ये छोटे छोटे आप वोल्टेज देते हो, और मेनली ना आप देखना, ये डायोड्स वगैरह जो होते हैं ना हमारे, वो चार्जर के अंदर होते हैं। और ये चार्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देखिएगा कि बहुत कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है आपकी मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए, आप देखोगे ना उस पर। तो अब तो खैर बहुत ज्यादा फिर भी रिक्वायरमेंट आ गई है। पहले बहुत छोटे छोटे वोल्टेज के चार्जर आते थे, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, और अभी भी आते हैं चार्जर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट के। 5 वोल्ट मतलब 0.5 वोल्ट का अगर आपको कोई चीज चार्ज करनी है जिसमें बहुत कम चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे सकते। आप उसको किसके थ्रू चार्ज करोगे। कई बार बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी चार्जर के थ्रू चार्ज होती है। तो वो जो चार्जर होता है ना, वो वोल्टेज को मिनिमाइज करके भेजता है। एक स्टेबलाइजर होता है, देखा है आपने थोड़ा पुराना फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह देखा होगा, या कोई बैटरी चार्ज करने का देखा होगा आपने, चार्जर वगैरह देखा है कभी। जी सर। तो चार्जर में ऐसा नहीं करते कि हमने दोनों प्लग इसमें लगाए और लेके बैटरी में लगा दिए, बैटरी चार्ज नहीं होगी उससे। बैटरी के खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट कैपेबल है उसके अंदर। तो आप सफिशिएंट अमाउंट ही देते हैं, ये नहीं कि आप कितना भी दे दो। ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इस चीज को। एट द स्टार्ट व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज लो। अप्लाइड वोल्टेज लो क्यों है, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग इसको वोल्टेज दिया, फॉरवर्ड वाइज। जो पॉइंट आपने पीछे पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा कि इसमें होता क्या है। जैसे जैसे आप इसको वोल्टेज देते हो, तो इसकी डिप्लीशन लेयर छोटी होती चली जाती है, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कम। जब रेजिस्टेंस ऑफर कम करने लगेगा ना, तो करंट बढ़ जाएगा। यहाँ देखो, एट द स्टार्टिंग व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज लो, द करंट थ्रू द डायोड इज ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पर आपने बहुत कम पोटेंशियल दिया, तो जो शुरू शुरू में आप देख रहे हैं कि करंट कैसा है, ये करंट उठ ही नहीं रहा 1 वोल्ट तक। 1 वोल्ट के बाद इसने करंट को लेना शुरू किया, ऐसे करके 1 वोल्ट के बाद। और ये पॉइंट है, ये जो पोर्शन है अराउंड इस पॉइंट पर, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। एट इट इज बिकम ऑफ, सॉरी, इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कहाँ से आया, जो आपने डायोड ले रखा था, इसके अंदर ऑलरेडी है पोटेंशियल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर ये कर रहा है। जो रेजिस्टेंस यहाँ से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है। विच इज अप्लाइड वोल्टेज टिल द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड फ्रॉम पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो पोटेंशियल यहाँ पर आपको मिल रहा था ना इसकी वजह से, वो मान लो 0.3 वोल्ट का मिल रहा था माइनस में। तो 0.3 वोल्ट तक तो ये कोई भी करंट को फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आप 0.4 वोल्ट देंगे, फौरन यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक शार्प टर्न आएगा, यहाँ आने के बाद में जितना था, उसके बाद एकदम से आपका करंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये शार्प टर्न जो आ रहा है, वो क्यों दिख रहा है आपको इस ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो आपने डायोड लगा रखा था ना, शुरू में वो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। उसके बाद एकदम से करंट इसके अंदर फ्लो होगा। तो टिल अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड फ्रॉम पोटेंशियल बैरियर द करंट इंक्रीज वेरी स्लोली। ठीक है। विद इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज 0 एम्पियर। यहाँ 0 एम्पियर था,
विथ फर्दर इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज द करंट इंक्रीज रैपिडली ए से बी। देखो यहाँ तक तो आपका ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे ना यहाँ तक, तो यहाँ तक तो ओ तक जो है ये बढ़ता ही नहीं। शुरू में बढ़ेगा ही नहीं, उसके बाद बहुत स्लो स्लो बढ़ेगा इस पोर्शन में। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करोगे, जो बैरियर पॉइंट है आपका, उसके बाद अब्रप्टली चेंज आएगा। तो तीन रीजन है इसमें। एक आपका इनिशियल रीजन, ठीक है, जहां पर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। फिर स्लोली स्लोली बढ़ेगा, और एक टाइम पे जाकर वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, यहाँ से वो रेजिस्टेंस को, बैरियर को क्रॉस किया, पोटेंशियल बैरियर को तो इंक्रीज करा, और एक पॉइंट पे जाने के बाद वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो, इंक्रीज रैपिडली ए से बी। इन दिस सिचुएशन द डाइपोल बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। तो इस केस में जो आपका डाइपोल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, किसका बना रहे हो आप? ये जो डायोड ले रखा है अपना, वो जर्मेनियम का है। ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट के जो डायोड होंगे, करेक्टरिस्टिक ऐसी होगी। हो सकता है थोड़ा सा अगले वाले का जो है ना ऐसे रहे, थोड़ा ऊपर जाए, फिर ऐसे करके चला जाए। तो ये अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहेगा। तो आप थोड़ा ऊपर करके बनाओ, नीचे करके बनाओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका ग्राफ का जो है ना शेप, वो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि शुरू में जीरो, थोड़े और पोटेंशियल तक, जितना पोटेंशियल बैरियर आपका डायोड दे रहा है वहां तक थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और उस पोटेंशियल बैरियर के बाद आप एब्रप्टली इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। जी सर। तो देखो, यहाँ आपने शुरू में लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम अ लो वैल्यू, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, measured by voltmeter, and forward current is noted by ammeter। वो वोल्टेज नहीं था, बेसिकली वो वोल्टामीटर था यहाँ पर। डायग्राम आपका यही है पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके मेजरमेंट के लिए या रेजिस्टेंस के लिए बैटरी ये आपका वोल्टामीटर है, और ये आपका अमीटर है, जो यहाँ पर वोल्टेज को मेजर करेगा और ये करंट को मेजर करेगा। अ ग्राफिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यू आर गोइंग टू ड्रॉ। ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक है, किस लिए होता है, ये समझ में आया आपके साथ आपको? जी सर। ये और पढ़ लीजिए लाइन, द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली विद द वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। यानी कि जो शार्प टर्न था ना ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, तो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लेता है इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उसको नी वोल्टेज बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा सिर्फ। और इफ द लाइन ए बी इज एक्सटेंडेड बैक, इट कट द वोल्टेज। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ये जो कट जो हुआ है ना, इसके बारे में हम कल बात करेंगे यहाँ से। तो यहाँ तक आपने जो मैंने बताया समझ लिया? जी सर। ठीक है। मैं आपको ये पूरे के पूरे ना नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ तक आपको लिखना है। अदरवाइज अगर नहीं लिखना तो पढ़ लेना उसको।